आज की इस वीडियो में क्लास 9th की साइंस का चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल के बारे में जानेंगे। हमारा शरीर बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। कोशिकाएं बहुत से केमिकल से बनी होती हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड से। कोशिका एक क्रिया स्थल है जिसमें अंदर कुछ न कुछ क्रियाएं चलते रहती हैं। कोशिकाओं में कई जटिल क्रियाएं होती रहती हैं, कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है। नई नई कोशिकाएं बनते रहती हैं। हमारे अंग तथा ऊतकों में बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हमारा हृदय धड़कता रहता है, भोजन का पाचन होता है, फेफड़े सांस लेते हैं, वृक्क में निस्पंदन द्वारा यूरिन का निर्माण होता है। ये सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, यदि वृक्क में निस्पंदन न हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे। इस स्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी कारक जो कोशिकाओं और ऊतकों को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकता है, वह हमारे शरीर की समुचित क्रिया में कमी का कारण होगा। यानी जब हमारी कोशिकाएं, ऊतक या अंग ठीक से कार्य नहीं करेंगे, इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे या हम किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे। तो इसलिए सब कोशिकाओं का सही से काम करना आवश्यक होता है। अगर स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वयिक स्थिति है, तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके पास पड़ोस या पर्यावरण पर निर्भर रहता है। पर्यावरण में बहुत से भौतिक कारक हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात, तूफान। ये हमारे स्वास्थ्य को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। मानव समाज में रहता है। हमारा सामाजिक पर्यावरण भी हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर 5 F का महत्व दिखा रखा है। सबसे पहला दिखा रखा है फ्लूइड, यानी हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए, जल को ढककर रखना चाहिए। दूसरा है फिंगर्स, हमें अपने हाथ खाने से पहले अवश्य धोने चाहिए। तीसरा है फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, हमें खाना ढककर रखना चाहिए जिससे उसमें मक्खियाँ ना बैठें। अगला है फील्ड, यानी मैदान, खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इससे बहुत से बैक्टीरिया पनपते हैं अगर खुले में शौच करेंगे। अगला है फ्लड्स, इसमें देखिए पानी की उचित निकासी होनी चाहिए। पानी की अगर उचित निकासी होगी तो उससे क्या होगा, पानी एक जगह में एकत्रित नहीं होगा, कीट और सूक्ष्म जीव वहाँ पे नहीं पनप पाएंगे। अगर कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी कचरे का निपटारा नहीं करेगी तो क्या होगा। इसी तरह से अगर नालियों की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, या कूड़ा करकट गलियों में फेंका जाता रहेगा, खुले में अगर रख दिया जाएगा तो उससे क्या होगा। ये सब हमारे खराब स्वास्थ्य की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे आसपास जो पूरा पर्यावरण है, ये अगर स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। अगर सामाजिक समानता होगी तो उससे व्यक्ति जो है ये प्रसन्न होकर रहेगा। अब देखिए, इंग्लिश में डिसईज का मतलब होता है बाधित आराम, यानी रोग का दूसरा नाम है असुविधा। बिना किसी विशेष रोग के भी हम अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं कि हम स्वस्थ हैं। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके,
जिससे वह स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से रोग का मतलब है असुविधा। अगर हम असुविधा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब हम किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। अब देखिए, हमें कैसे पता चलेगा हमें कोई रोग है। हमारे शरीर में कई कोशिकाएं हैं, उनसे ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है और बहुत से अंग तंत्र मिलकर एक जीव बनाते हैं। सभी अंगों का एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय और आंत होते हैं जो हमारे खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों और अस्थियों से बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। तो इस तरह से जो हमारे अंग तंत्र होते हैं उसके सभी अंग संबंधित कार्य को करते हैं। अगर किसी कारणवश वो अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों और तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, लूज मोशन, किसी घाव में पस आना, ये सभी लक्षण हैं। इन लक्षणों से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे ये नहीं पता चलता कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं, परीक्षा का भय सिर दर्द का कारण हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी को मेनिंजाइटिस है तो उससे सिर दर्द हो सकता है, या माइग्रेन की समस्या है उससे सिर दर्द हो सकता है। तो ये जो लक्षण है, एक लक्षण ये बहुत से रोगों को दिखाते हैं। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोग के सही कारण को जानने के लिए लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। फिर है तीव्र और दीर्घकालिक रोग। रोगों का जो प्रभाव है ये भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ रोग कम समय के लिए होते हैं जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी जुकाम अगर हो जाता है वो कुछ ही समय में ठीक हो जाता है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को लंबी अवधि का रोग है तो उसे ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अगर किसी को एलिफेंटाइसिस या फीलपाव है तो ये दीर्घकालीन रोग है। दीर्घकालीन रोग का मतलब जो रोग लंबी अवधि तक शरीर में बने रहते हैं या जीवन पर्यंत बने रहते हैं वो दीर्घकालिक रोग होते हैं। तीव्र रोग का प्रभाव शरीर में अधिक नहीं पड़ता है, लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे शरीर में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब देखिए, दीर्घकालिक रोग और जो तीव्र रोग है इनका हमारे स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव होता है। कोई भी रोग हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है, लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय के लिए रहता है उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग क्योंकि लंबे समय तक हमें प्रभावित करते हैं तो वो हमारे शरीर को और भी बुरा असर डालते हैं। जैसे अगर किसी को फेफड़े का टीबी हो जाता है तो कई वर्षों तक बीमार रहने के कारण उसका वजन कम होता है, उसको हर समय थकान अनुभव होती है और उसकी जो दवा लेता है उसके साइड इफ़ेक्ट अलग होते हैं। लेकिन जैसे तीव्र रोग है, किसी को अगर खांसी है कुछ ही समय के लिए या सर्दी जुकाम है, उसका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत कम अवधि के लिए होते हैं। तो दीर्घकालिक रोग हमारे शरीर में क्योंकि लंबे समय तक रहते हैं इसलिए हमारे शरीर में वो खराब असर डालते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो कुछ दिनों के लिए हम क्या है
अपने जो डेली काम है वो नहीं कर सकते। लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें अपने जो डेली काम है वो तो नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे आवश्यक काम है उनको करने में भी हमें परेशानी होगी। जैसे स्टूडेंट्स को अगर तीव्र रोग हो जाता है तो वो स्कूल नहीं जा सकते कुछ दिन तक, लेकिन अगर स्टूडेंट्स दीर्घकालिक रोग से पीड़ित है उनको अपनी पढ़ाई समझने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब ये देखिए, रोग के कारक क्या हैं, ये रोग कहाँ से आते हैं। अगर कोई बच्चा लूज मोशन से ग्रसित हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये इन्फेक्शन से हुआ, संक्रमण से हुआ। लेकिन संक्रमण कहाँ से आया? देखिए, बच्चा बीमार हो सकता है दूषित जल पीने से, क्योंकि कई तरह के बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। खुला हुआ भोजन करने से उसको लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि खुले हुए खाने में मक्खियाँ बैठती हैं जो अपने साथ कई तरह के बैक्टीरिया को खाने में डाल देती हैं। बासी भोजन करने से सूक्ष्म जीव होते हैं ये भोजन को क्या करते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं बासी भोजन पे। इससे फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। और अगर कोई व्यक्ति बिना हाथ धोए खाना खाता है तो उससे बीमार होने की संभावना होती है। आनुवांशिक कारण जो हैं, ये कुछ आनुवांशिक कारण ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से संतुलित भोजन न मिलने से बच्चा बीमार हो सकता है, या प्रतिरोधक क्षमता कम होने से बच्चा बीमार हो सकता है। अगर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो उसमें बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, इसलिए व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाएगा। तो बीमार होने के या संक्रमण फैलने के कई कारण हैं, जैसे दूषित जल पीने से, खुला हुआ भोजन करने से, बासी भोजन करने से, बिना हाथ धोए खाना खाने से, आनुवांशिक कारणों से, संतुलित भोजन न मिलने से और प्रतिरोधक क्षमता कम होने से। इस प्रकार ये पता चला कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण हो सकते हैं। फिर देखिए, संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो अत्यधिक सूक्ष्म जीव होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इनके साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारकों द्वारा नहीं होते, उनके कारक भिन्न होते हैं, लेकिन वे बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते वे समुदाय में फैल सकते हैं। जैसे कुछ तरह के कैंसर, ये आनुवांशिक असामान्यता के कारण भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, इसका कारण वजन अधिक होना हो सकता है या एक्सरसाइज नहीं करना हो सकता है। तो इस तरह से रोग दो तरह के कारकों के द्वारा हो सकता है, संक्रामक और असंक्रामक कारक। रोगों के फैलने के तरीके और उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इनके तात्कालिक कारण संक्रामक हैं अथवा असंक्रामक। संक्रामक कारक हैं या असंक्रामक कारण हैं, तो दोनों के लिए जो उपचार की विधियां हैं या निवारण की विधियां हैं ये अलग अलग होंगी। अब देखिए, संक्रामक रोग जो हैं जो एक दूसरे को फैलते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब इसके कारक कौन से होते हैं, कौन से वर्ग इनको फैलाते हैं? जैसे वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एक कोशिकीय जंतु या प्रोटोजोआ हैं, और कुछ बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे कृमि हैं। ये कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरस से जो रोग होता है यह है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होते हैं, जैसे टाइफॉइड है, हैजा है, टीबी है या क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। और फंगस से या कवक से जो रोग होते हैं जैसे स्किन के रोग, दाद, खाज, खुजली, ये फंजाई या फंगस के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ से
मलेरिया, कालाजार नाम का रोग होता है। इसी तरह से जो आंतों में कृमि हो जाते हैं, जैसे एस्केरिस हो जाता है, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति एनीमिक हो सकता है। एनीमिक मतलब रक्त की कमी हो सकती है उसके शरीर में। तो इस तरह से ये जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रामक कारकों के ये वर्ग उपचार की विधि निर्धारित करते हैं। इन वर्ग के प्रत्येक सदस्य के जैविक गुणों में समानता होती है। जैसे बैक्टीरिया है, चाहे वो किसी भी तरह का रोग उत्पन्न कर रहा है, उसमें आपस में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं। सभी वायरस परपोषी कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम होता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो है, ये तेज़ी से फैलते हैं, अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाते हैं, जबकि कृमि अपनी संख्या उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा पाते हैं। सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा ज़्यादा निकट होते हैं। इसी तरह से ऐसा वायरस में भी होता है। सारे वायरस में कुछ गुण एक से होते हैं। जैसे वायरस जब शरीर के बाहर है, सजीव शरीर के बाहर, वो निर्जीव की तरह रहता है, और अगर किसी सजीव या जीव के अंदर वो रहता है तो उसमें सारे लक्षण सजीव के आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती है, लेकिन ये वायरस से भिन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप औषधि जो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी। लेकिन वही औषधि अन्य वर्ग के संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम तो करती है, तो वायरस को ख़त्म करे ये आवश्यक नहीं है। यहाँ पे चित्र दे रखा देखिए, संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया दिखाए गए हैं इस चित्र में। यहाँ पर जो है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया दिखाया है, जो मुहासे का कारक होता है। मुहासा जो होते हैं ये इसी के कारण होते हैं। इसी तरह से ये प्रोटोजोआ, ये ट्रिप्सोसोमा बैक्टीरिया है, ये तस्तरीनुमा लाल ब्लड सेल्स के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। लेशमानिया कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। ये जीव अंडाकार और प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है। हम एंटीबायोटिक्स का उदाहरण ले सकते हैं। ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए सेल वॉल बना देते हैं, कोशिका भित्ति बना देते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली जो प्रोसेस है उसको रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते और वो सरलता से मर जाते हैं। मनुष्य की कोशिकाएं सेल वॉल नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन मनुष्य की कोशिकाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालती। पेनिसिलिन ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं जिनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनाने की प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सभी तरह के बैक्टीरिया को मारता है, लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता। यही कारण है कि कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं होती। यदि किसी को खांसी जुकाम है तो एंटीबायोटिक लेने से उसका रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर उसको खांसी जुकाम के साथ साथ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी है, तब एंटीबायोटिक का उपयोग उसके लिए थोड़ा लाभकारी हो सकता है। लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण पर ही उपयोगी होगा। वायरस से इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक कोई असर नहीं डालेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक ही वर्ग के जीवों को ख़त्म करती है। यहाँ पे चित्र में एस्केरिस दिखा रखा, गोल कृमि दिखा रखा, जो हमारी आंत में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा पेट में कीड़े होते हैं, तो ये एस्केरिस है, गोल कृमि है। ये क्या करते हैं, हमारी आंत से पोषक तत्वों को लेते हैं, जिससे हम एनीमिक हो जाते हैं। अब देखिए संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव कारक रोगी से अन्य स्वस्थ मनुष्य तक फैलते हैं या संचरित होते हैं। इन्हें संचारी रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा फैल सकते हैं। अगर कोई मनुष्य छींकता है, छींकने से क्या होता है,
उसके मुंह से जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, ये उससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं उसके शरीर से। यह श्वास द्वारा सांस जब छोड़ता है तो बैक्टीरिया जब बाहर निकल रहे हैं, दूसरा स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है, वो बैक्टीरिया उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से ये सूक्ष्म जीव वायु के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। जैसे खांसी जुकाम, निमोनिया, टीबी रोग है, ये वायु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास अगर हम बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो सकता है। जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी, हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होंगे। आपने कोरोना में भी यही सुना होगा, अगर किसी को खांसी जुकाम होता है, कोरोना है, अगर वो खांसेगा तो दूसरा व्यक्ति उसके चपेट में आ जाता है। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। जब संक्रमणीय रोग जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने इस जल को पीता है तो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वह भी रोग से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण फैलते हैं और छोटी छोटी बूंदों के वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में ये बने रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी रोग, सिफिलिस और एड्स ऐसे रोग हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ये रोग जो हैं हाथ मिलाने से, गले मिलने से, खेल कूद, कुश्ती या कोई भी सामाजिक रूप से एक दूसरे के अगर संपर्क में आते हैं, उससे नहीं फैल सकते। एड्स जो है, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है, अगर एड्स से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया गया गलती से, तो दूसरे व्यक्ति को एड्स होने की संभावना रहती है। इसी तरह से गर्भावस्था में रोगी माता से ये शिशु को स्तनपान कराने से भी हो सकता है। अब हमारे पर्यावरण में बहुत से जीव होते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं के द्वारा भी संचारित होते हैं। ये जंतु रोगाणुओं या संक्रमण करने वाले कारकों को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। अतः ये मध्यस्थता का कार्य करते हैं, जिन्हें रोगवाहक या वेक्टर कहते हैं। इसका एक उदाहरण है मच्छर। आपने देखा होगा, जब मच्छर अगर किसी को काटता है तो उस व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। अगर मलेरिया हो रहा है तो इसका मतलब मच्छर जो है ये प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया उसके शरीर में डाल देता है। जो मलेरिया रोग है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसी तरह से डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर वायरस फैला देता है, वायरस डाल देता है उस व्यक्ति के शरीर में, तो डेंगू हो सकता है। यहाँ पर चित्र में रोग संक्रमण के सामान्य तरीके दे रखे हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, स्वस्थ व्यक्ति उसकी वस्तुओं को यूज़ कर रहा है या उसका बचा खाना खा रहा है, तो उससे स्वस्थ व्यक्ति को रोग हो सकता है। इसी तरह से ये देखिए, अगर यहाँ पे एक जानवर दे रखा है, इसको कोई रोग है, रेबीज़ वायरस है, ये स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच सकता है। कुछ रोग व्यक्तिगत संपर्क से हो सकते हैं, कुछ रोग ये जो वायु के द्वारा हो सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे दिखा रखा संक्रमित व्यक्ति, ये खांसेगा तो स्वस्थ व्यक्ति तक ये बीमारी फैल सकती है। विभिन्न साधनों द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर ये कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म जीव की अपेक्षा शरीर तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक हैं जहाँ ये जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग या एक ही ऊतक में जाते हैं या एक ही अंग में बीमारी उत्पन्न करते हैं? ये भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं। अब देखिए, ये हमारे शरीर के किस अंग पर जाते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। यदि वे हवा से नाक द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं सूक्ष्म जीव, तो वो फेफड़े में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले टीबी में होता है, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस में होता है। यदि ये मुंह द्वारा प्रवेश करेंगे तो आहार नाल में रहेंगे,
जैसे टाइफॉइड रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में जाएंगे जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया का कारक होता है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। जैसे HIV वायरस ये लैंगिक संपर्क द्वारा होता है, लेकिन ये लसिका ग्रंथियों में फैलता है इसका वायरस। मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं, ये यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं में जाते हैं। इसी तरह से जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। सूक्ष्म जीव किस अंग पर आक्रमण कर रहा है वो रोग का लक्षण और चिन्ह प्रकट करता है। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तो इसका मतलब उसको खांसी या कम सांस आना ये लक्षण होंगे। यदि यकृत पर अटैक कर रहा है सूक्ष्म जीव तब पीलिया होने की संभावना हो सकती है। यदि मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव अटैक कर रहा है तो उससे व्यक्ति को सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर, बेहोशी आना जैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के किस अंग पर पहुंचकर प्रभाव डाल रहा है, ये रोग जो उत्पन्न हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से ये जो सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, कवक हैं या प्रोटोजोआ हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग एक दूसरे को फैलते हैं तो वो रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। साथ ही ये शरीर के जिस भाग में अटैक कर रहे हैं रोग का लक्षण उसी तरह का प्रकट होता है। अब उपचार के क्या नियम हैं? अब देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे परिवार वाले क्या करते हैं, हमारी समय समय पे हमें दवा देते हैं, खाना देते हैं और साथ ही हमें अच्छी नींद के लिए कहते हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे जो सिम्टम है या लक्षण है वो कम हो जाते हैं। लक्षण प्रायः सूजन, शोथ या इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं, जैसे बुखार या दर्द। किसी को लूज मोशन है, इसके लिए क्या करते हैं, दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हम आराम करके अपनी एनर्जी को बचाते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होती है। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे और रोग ठीक नहीं होंगे। इसके लिए सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा। सूक्ष्म जीव जैसे क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको मारने के लिए या तो दवाइयाँ होती हैं या वैक्सीन होती हैं। सूक्ष्म जीव को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होती हैं, अन्य वर्गों के लिए नहीं होती। ये प्रक्रियाएं या प्रोसेस नए पदार्थ बनाने के विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती हैं। हमें ऐसी औषधियों का उपयोग करना होगा जो हमारे शरीर को प्रभावित हुए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोक सकें या बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें। ये किससे संभव है? एंटीबायोटिक से संभव है। इसी प्रकार की कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो मलेरिया का जो परजीवी है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को मारती हैं। एंटीवायरल औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने से ज़्यादा कठिन है। इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया में अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जबकि वायरस में अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का ही प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद भी ये एंटीवायरल औषधि HIV के लिए बना ली गई है। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 कठिनाइयां हैं
पहली यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्य को बहुत हानि होती है, वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। दूसरा यह है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है, यानी सही उपचार होने पर भी रोगी को लंबे समय तक बिस्तर में आराम करना पड़ सकता है। तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने का स्रोत बन सकता है, तो इससे उपरोक्त कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाएंगी। तो रोगों के निवारण की दो विधियाँ हैं, एक तो सामान्य विधि है, दूसरी विशिष्ट विधि है। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि तो यह है कि हम रोगी व्यक्ति से दूर रहें। अगर हम रोगी व्यक्ति से दूर रहेंगे तो हम बहुत हद तक बीमारी से बचे रहेंगे। जैसे जो बीमारियां वायु द्वारा हो रही हैं, तो उससे क्या होगा, हम खुले स्थानों में रहें, भीड़ भाड़ से बचें। जैसा आपने कोरोना के समय में सुना होगा कि हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी में रहना चाहिए। प्रायः हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। आपने देखा होगा क्लास में अगर 10-12 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक को सर्दी जुकाम हो जाता है तो 4-5 व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं, सब नहीं होते। इसका कारण क्या है, कुछ ही व्यक्ति क्यों होते हैं बीमार? क्योंकि उनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनमें इम्यूनिटी कम होती है, या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जिनका प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं से लड़ सकता है वो बीमार नहीं हो पाते, क्योंकि वो रोगाणुओं को अपने शरीर में प्रवेश करते ही मार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और जिनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है वो व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है, या इम्यूनिटी सिस्टम हमारा जब सही से काम नहीं करता तब हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा पोषण प्राप्त न हो। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता, क्योंकि अगर हमें रोग से लड़ना है तो हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की मिलने आवश्यक होते हैं। जब सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे तो हम रोग से आसानी से लड़ सकेंगे। अब विशिष्ट विधियाँ क्या है? ये प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट गुणों से संबंधित होती है। ये प्रायः रोगाणु से लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे पहले से पूरे विश्व में चेचक की कोई इलाज नहीं था, ये एक महामारी की तरह थी। और उस समय क्या होता था, लोग रोगी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि उन्हें भी चेचक ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था जो चेचक से नहीं डरता था। ये वो लोग थे जो चेचक के रोगी की सेवा करते थे। अगर उनको एक बार ये चेचक हो गया, दोबारा चेचक होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। एंटीबॉडी का मतलब ऐसे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है कि हम बाहर से आने वाले जीवाणु या रोगाणु से अपना बचाव कर सकते हैं, रोगाणुओं को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए एक बार रोग होने पर उसी रोग से बचने की यह एक विधि है। इसी तरह से आपने सुना होगा, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो कुछ महीनों तक उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से अपने को उनसे लड़ने के लिए तैयार रखता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु उसके संपर्क में आता है तो वो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जल्दी समाप्त हो जाता है। ये प्रतिरक्षाकरण के नियम के आधार पर है और इसका जो मुख्य उपाय है वो है वैक्सीन या टीकाकरण। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि ये हमारे शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं।
वह उन रोगाणुओं की नकल करता है जो टीके के द्वारा शरीर में पहुँचे हैं। यह वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग करने से रोकता है। आपने देखा होगा कोरोना की वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन लगने का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर कोरोना के कमज़ोर वायरस या डेड वायरस को डाल दिया जाता है, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। हमारा शरीर उन वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना देता है। तो वैक्सीन का एक फ़ायदा ये है कि वैक्सीनेशन होने से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ बन जाने के कारण अगर अब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी उसको पहले ही समाप्त कर देंगी। तो इस तरह से आपने देखा कोरोना पर वैक्सीनेशन के द्वारा बहुत अधिक कंट्रोल कर लिया गया है। इसी तरह से पूरे विश्व से चेचक की बीमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, वो भी वैक्सीनेशन के द्वारा या टीकाकरण के द्वारा।